नमस्कार साथियों। प्रारंभ करते हैं जीएस के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हमारे यूपी पीसीएस का जो प्री का एग्जाम था 2020 में उसके देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न था पिछली बार, वो था कि जो फायर अलार्म है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा था जो फोटो सेल है उसका उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो जीएस के बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। आज पॉलिटी में मतलब जितने हम कर चुके हैं पीवाईक्यू उसके अनुसार अब जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सारे सही होने चाहिए वो मेरे अनुरूप, ठीक है। तो इतनी समझ आप विकसित कर चुके होंगे। आप खुद पहले इसको अटेम्प्ट करिए, वीडियो रोके, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है। बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया सभी के लिए। तो भाग 9 में हम जानते हैं जो पंचायती राज से संबंधित व्यवस्थाएं दी गई हैं भाग 9 में, ठीक है। और भाग 3 में क्या, भाग 3 में सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें विस्तृत रूप से समझाया गया है। फिर भाग 4 में हो गया हमारा डीपीएस स्पीच, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक के बारे में डीपीएस स्पीच का उल्लेख है। डीपीएस स्पीच कहाँ से? आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से? ये है हमारे अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद हमारा 4 क, सॉरी यहाँ पर ये 4 नहीं है अपितु ये 6 है, ठीक है। ये 6 लिखा गया है। तो इसमें है संघ सरकार का उल्लेख। संघ सरकार का उल्लेख आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, 52 से 151 तक संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। फिर है 4 क। 4 क में क्या हमारा मूल कर्तव्य, अनुच्छेद है 51 क, जिसमें मूलतः संविधान में थे नहीं है। 42वें संविधान से हम लाए इन्हें और 10 जोड़े गए उस दौरान। जबकि फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन से हमने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था। सबको पता है ये मूल कर्तव्य कहाँ से प्रेरित है? रशिया से प्रेरित है, ठीक है। चलिए इसका आंसर है हमारा 9वां भाग, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है, आइए क्लियर करते हैं। ये कहता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो तृतीय तल है वो कब जोड़ा गया। हमें पता है भारत में त्रिस्तरीय सरकार की संरचना पाई जाती है 1992 के पश्चात से। संघ सरकार, राज्य सरकार, फिर त्रिस्तरीय सरकार में पंचायतें या नगर पालिकाओं की बात हम करते हैं। तो देखिए ये कब जोड़ा गया बात करता है, तो ये जोड़ा गया 92 में। बट हमें पता है जो ये पंचायती राज संस्थाएं लागू हुई वो लागू कब हुई? 24 अप्रैल 1993 को। तो कन्फ्यूजन दूर करिए। अगर कहे कि एक्ट कब का है, जैसे हम कहते हैं पंचायती राज एक्ट या फिर नगर पालिकाओं के लिए जो एक्ट है वो कब का है? वो है एक्ट है 73वां सीएए पंचायतों के लिए 1992 का, और 74वां सीएए नगर पालिकाओं के लिए 1992 का ही है। 73वां भी 74वां भी। अगर एक्ट कब आए पूछेंगे तो यानी कब जोड़ा गया एक्ट, तो 1992 में। बट अगर लागू कब हुआ पूछे तो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। बट इसका आंसर क्या है? कब जोड़ा गया पूछ रहा है तो आंसर है 1992 में, ठीक। कब लागू हुआ पूछेगा तो सन 1993 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सरल प्रश्न मैं मानूंगा अगर आपकी समझ विकसित है, अगर नहीं है तो मेरे साथ ही समझ विकसित करते हुए चलिए। हमें पता है संविधान का भाग 1 संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 1 से 4 तक में करता है। पहले में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। आर्टिकल 2 है जो वो बताता है कि अगर कोई ऐसा राज्य जो मान लिया जाए, हम कहते हैं ये भारत है, कैसा भी है भारत, मान लीजिए ये भारत है। अब कोई ऐसे राज्य का प्रवेश जो अभी तक भारत का हिस्सा नहीं है, अभी तक भारत में जो शामिल नहीं है, अगर उसे हम भारत में मिलाना चाहेंगे तो वो होगा आज आर्टिकल 2 के तहत। मान लीजिए आज श्रीलंका का कोई हिस्सा है छोटा सा, वो अभी भारत का हिस्सा है नहीं, बट अगर हम उसे अधिग्रहित कर भारत में मिलाना चाहेंगे तो आर्टिकल 2 के तहत होगा। तो 2 आपको समझ आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ 3। अब ये भारत है मान लिया जाए, इस भारत के ही राज्यों को तोड़कर जोड़कर आपस में मिलाना, यानी जैसे उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, इन दोनों में से एक ऐसा बीच में से निकालकर कुछ और नया राज्य बना देना, या फिर 2 राज्यों को मर्ज करके एक बना देना, किसी राज्य की सीमा घटाना। मतलब टोटली की जो भारत अभी अस्तित्व में है, इसी की जो बाउंड्री है, इसी की जो राजनीतिक, इसी का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें जोड़ तोड़ करना, वो होता है आर्टिकल 3 के तहत। तो मैं मानता हूँ 2 और 3 आपको समझ आ गया। 2 जो अभी तक भारत का हिस्सा नहीं है उसे भारत में शामिल करना। 3 भारत का ही जो अभी तक का स्ट्रक्चर है उसी को तोड़ मरोड़ कर नए राज्य बनाना या फिर सीमा बढ़ाना घटाना, ये सब करना, ये 3 के तहत। और आर्टिकल 4 कहता है कि जो संविधान संशोधन हम 2 और 3 में कर रहे हैं ना, 2 और 3 के तहत हम जो भी संशोधन करेंगे वो 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है ना उसमें नहीं गिना जाएगा। समझे? मूलतः संविधान में संशोधन कैसे होता है? आर्टिकल 368 के तहत होता है ना, लेकिन आर्टिकल 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत आप संशोधन करोगे, ये राज्य को जोड़ना तोड़ना ये सब करोगे, तो उसे हम 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। यानी कि ऐसा संविधान संशोधन सामान्य बहुमत से पारित हो जाएगा।
368 के तहत तो विशेष बहुमत चाहिए होता है। ये कह रहा है कि इसके तहत जो भी संविधान संशोधन करोगे वो 368 वाला नहीं माना जाएगा, यानी हम इसे सामान्य बहुमत से संशोधित कर सकते हैं आर्टिकल 2 और 3 को। बहुत ही विस्तृत हो गया। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? 3 के तहत क्या संभव नहीं है? तो 3 के तहत पहले बताइए क्या संभव है, यानी अभी ही जो राज्य हैं उन्हीं में जोड़ तोड़ करना। देखिए, राज्यों की सीमा क्षेत्रों में, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना, सही बात है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, सही बात है, मैंने ये बताया था। नए राज्यों का गठन करना, यह भी हो सकता है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश नहीं भाई, प्रवेश होगा 2 के तहत। मैंने बताया जो भारत में शामिल नहीं है उसे भारत में लाकर यहाँ नए राज्य का बनाना, वो है आर्टिकल 2 के तहत। तो नए राज्यों का गठन तो कर सकते हैं भाई, उत्तराखंड और यूपी में से आधा आधा काटकर कुछ नया राज्य बना दो, वो 3 के तहत हो जाएगा। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, हाँ भाई उत्तराखंड अभी इतना छोटा है, थोड़ा और बड़ा कर दो, ये भी हो सकता है 3 के तहत। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, हाँ भाई उत्तराखंड का कोई बाउंड्री घटा दो, बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, ये तो तीनों 3 के तहत हो सकते हैं। बट ये जो होगा ये 2 के तहत होगा। आ गया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? ध्यान रहे, संसद की भूमिका नहीं होती है, ऐसा कौन सा है इनमें से? तो देखते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनके बारे में हमें पता है। एक है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाएगा, और उसमें संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इन दोनों में तो संसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और कैग मैं बताता हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, कैग हो, इन तीनों में अगर किसी को भी हटाना है तो इन तीनों की एक ही प्रक्रिया है। इन तीनों को हटाने की एक ही प्रक्रिया है। ठीक है, अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए अगर संसद चाहिए तो हाई कोर्ट के लिए भी चाहिए और कैग के लिए भी चाहिए, ध्यान रहना है आपको। तो इसके लिए एक विस्तृत बहुत लंबी प्रक्रिया है कि इतने सदस्यों से वो पारित हो, फिर सहमति हो लोकसभा अध्यक्ष की, फिर एक जांच समिति बने, फिर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो। इतनी लंबी प्रक्रिया में मत जाइए, बस याद करिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो और कैग को हटाना हो, तो इनमें संसद की भूमिका है और विशेष बहुमत वाली भूमिका है। बट अगर यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाना हो, तो इसे राष्ट्रपति हटा देगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं है, तो ध्यान रहेगा। इसका आंसर है डी, यानी 3 में संसद की कोई भूमिका नहीं होगी यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर से बेहतरीन क्वेश्चन, सरल, बहुत ही सरल हो गया, कितनी बार रिपीट करें हम। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, नियंत्रण, ये सब कौन करता है? तो सबको पता है ना, ये राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो क्या क्या करता है? राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, संसद के चुनाव हो, मतलब लोकसभा वाले चुनाव हो, या फिर जो राज्य विधानमंडल के चुनाव हो। राज्य विधानमंडल के चुनाव भी भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। हाँ, राज्य सुन के आप राज्य निर्वाचन आयोग मत लगाइए। राज्य निर्वाचन आयोग केवल जो त्रिस्तरीय सरकार है, नगर पंचायतें या फिर जो पंचायत हैं, उनके चुनाव करता है राज्य निर्वाचन आयोग। आर्टिकल कौन सा है निर्वाचन आयोग का? आर्टिकल है की। और वित्त आयोग का है। एक बार फिर से पंचायत के सारे याद करें। देखिए सबसे पहले पंचायतों जैसे ग्राम सभा है, ए में क्या है? ग्राम सभा। बी में पंचायतों का संविधान, फिर सी में है पंचायतों का गठन, फिर डी में है आरक्षण। इतने तो याद है आपको, ग्राम सभा, पंचायतों का संविधान, गठन और डी में आरक्षण। फिर ई में मेरे ख्याल से कार्यकाल हो गया। ई में क्या? कार्यकाल। एफ में ई में हो गया कार्यकाल, एफ में हो गई अयोग्यताएं। एफ में अयोग्यता, ई एफ के बाद जी में शक्तियां, पंचायतों की शक्तियों के बारे में, जिसमें विषय बताए गए हैं, 29 विषयों के बारे में उल्लेख है। एच में करारोपण की शक्ति। तो 4 एक बार याद करते, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ग्राम सभा, पंचायतों का संविधान, पंचायतों का गठन और पंचायतों में आरक्षण। कार्यकाल हो गया, एफ में अयोग्यता हो गया, जी में शक्तियाँ हो गया और एच में करारोपण की शक्ति हो गया। फिर एक आय बचा और एक के बचा। आई में हो गया राज्य वित्त आयोग और के में हो गया राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान में रहेगा सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर डी। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, ये भी कई बार आ ही चुका है हमारे पीवाईक्यूज में ही है, बट कुछ तो नया मिलेगा आपको। अंतर्राज्यीय परिषद सबको पता है, आर्टिकल 263। अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। वित्त आयोग आर्टिकल 280 सबको पता है, 1+4 का कंपोजिशन, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। प्रशासनिक अधिकरण
ये भी ध्यान रखिए, आर्टिकल 223 का ही है। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ अधिकरणों की। तो जो ये अधिकरण हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। दो अधिकरणों की बात की गई थी, एक 323 क और 323 ख। 323 क कहता है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में, जबकि 323 ख कहता है अन्य कोई भी न्यायाधिकरण जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अलावा गठित किया गया हो, अन्य न्यायाधिकरण 323 ख। तो अधिकरणों के कौन से आर्टिकल हैं? 323 क और 323 क। और इन अधिकरणों का एक नया भाग, कौन सा भाग? 14 क जुड़ा था। यह सब 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था। तो अधिकरण सब क्लियर हैं, मूल में नहीं थे। 14 क भाग जुड़ा 1976 में जुड़ा, 323 क और 323 ख जुड़े थे। और संघ लोक सेवा आयोग, अब यहाँ पर इसने सही आंसर दे दिया। मेरे ख्याल से ये प्रिंट में गलती हो गई होगी, मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो यहाँ पे 300 कुछ लिखा था, उन्हें 317 18 कुछ लिखा था, तो ये तो सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में ही है, ठीक है। चलिए ये सारे सही दिए हैं इसमें, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो रियल पेपर था उसमें यहाँ पर 317 कुछ ऐसा लिखा था, तभी ये गलत बन रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर से बेहतरीन क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब बताइए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बॉडीज क्या क्या होती है? एक तो होती है संवैधानिक बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक होती है वैधानिक या सांविधिक बॉडी कहते हैं, वैधानिक यानी लीगल बॉडी। और एक होती है खाली नियामक बॉडी। अंतर क्या होता है? संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जिसका संविधान में उल्लेख है और संविधान में उसके लिए कोई आर्टिकल है अगर, तो उसे कहते हैं संवैधानिक बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वैधानिक या सांविधिक बॉडी किसे कहते हैं? एक लीगल यानी उसके लिए कोई एक्ट है, उसके लिए कोई एक्ट आया है संसद से, बट उसका संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है। वैधानिक का अर्थ भी समझ गए। नियामकी का अर्थ, ना तो उसका संविधान में कोई आर्टिकल है, ना तो उसके लिए कोई एक्ट आया है, उसे कहते हैं नियामकी। एग्जाम्पल दूं, नियामकी में जैसे नीति आयोग हो गया। नीति आयोग क्या है? एक नियामकी आयोग है, क्योंकि ना तो उसका संविधान में जिक्र है, ना तो उसके लिए कोई एक्ट आया था। केंद्र सरकार ने केवल एक आदेश के द्वारा उसका गठन कर दिया गया था, उसे नियामक बॉडी कहते हैं। वैधानिक आयोग किसे कहते हैं? वैधानिक आयोग जिसके लिए कोई एक्ट हो, जैसे हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट है हमारे पास 1992 का, बट उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, वो संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, इसलिए वो ये संवैधानिक बॉडी कौन सी होगी? जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग देख लिया, वो संवैधानिक बॉडी है। पहले तो वो क्या थी? केवल वैधानिक थी, क्योंकि उसके लिए एक एक्ट आया था 1993 का, बट 102वें संविधान संशोधन से उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, उसके लिए एक आर्टिकल ही जोड़ दिया गया 338B वाला, इसलिए उसे कहते हैं संवैधानिक बॉडी। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब ये कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग का आर्टिकल, तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये केवल वैधानिक बॉडी है, यानी इसके लिए एक CBC एक्ट आया है 2003 में, तो इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो कोई भी आर्टिकल इसके बारे में संविधान में नहीं है। तो देखिए CBC के बारे में पढ़ते हैं। सबसे केंद्रीय सतर्कता आयोग सबसे पहले ये 1964 में गठित हुई थी, किसके सिफारिश पर? जो संथानम समिति बनी है ना भ्रष्टाचार के लिए 1964 में, उसकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। फिर 2003 में इसे CBC एक्ट के तहत वैधानिक दर्जा दे दिया गया, बट इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसलिए संवैधानिक बॉडी नहीं है, इसलिए आंसर डी है हमारा। आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तो कुछ करने काम का है नहीं, बस इतना याद करिए भाई। राष्ट्रीय महिला आयोग मैंने आपको बता ही दिया, 1992 में इसका एक्ट आया था, ये वैधानिक है। हाँ, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो वैधानिक है। और इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक जी थी। तो सिंपली इतना ही याद करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ट्रिक समझाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी ट्रिक है। ये क्वेश्चन जब भी बनेगा आप कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं आओगे। देखिए हमारे संविधान का जो भाग 21 है, क्या भाग 21, वो कुछ राज्यों के लिए कुछ अस्थायी प्रावधानों के बारे में जिक्र करता है। अब कौन से राज्य का उल्लेख किस आर्टिकल में? और इसके तहत एक ही आर्टिकल है 371, उसी को खींचा गया है, क ख ग घ ङ सब आगे करके। तो मैं आपको समझाता हूँ ट्रिक। यहाँ पर ट्रिक क्या है देखिए, गुम ना अम आते सीमी अगुक। अब थोड़ी लंबी ट्रिक हो जाएगी, बट मैंने बनाई है खुद के लिए, तो आपके लिए भी ये फायदेमंद होगी। ट्रिक है गुम ना अम आते सीमी अगोक। अब लंबी ट्रिक मानोगे आप, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो देखिए गुम से हो गया गुजरात और महाराष्ट्र, क्या हो गया? गुजरात और महाराष्ट्र। इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 371। फिर ना से हो गया नागालैंड, फिर अ से हो गया असम, फिर हो गया मणिपुर, फिर हो गया आंध्र प्रदेश, फिर हो गया तेलंगाना, फिर हो गया सिक्किम, फिर हो गया मिजोरम, फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर हो गया गोवा, फिर हो गया कर्नाटक। भाई याद करने पड़ेंगे। गुम ना अम आते सीमी अगोक, गुम ना अम आते सीमी अगोक, बार बार बोलेगे तो याद हो जाएगा। एक बार डिकोड भी कर लेना। गुजरात और महाराष्ट्र हो गए, फिर
नागालैंड, असम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका। बस अब सीधे इनमें डालते जाओ। 371 गुम में हो गया ना, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के लिए कौन सा आर्टिकल? 371। अब सीधे 371 क ख ग घ डालते जाओ। ये 371 क, ये ख, ये ग, ये घ, ये ङ, ये च, ये छ, सॉरी ये च, फिर ये छ, च छ ज, झ और य मिल गया। फिर यहीं पूछा गया है यहाँ पर, भाई ऐसे करना पड़ेगा। गुमनाम आते सीमी अगोक, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। गुम में तो मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के लिए तो एक ही आर्टिकल है 371, बाकी सारे में क ख ग घ डालते जाइए, क ख ग घ ङ छ। तो देखिए अगर आपको मणिपुर का पूछे तो क्या 371 ग, सिक्किम का पूछे तो क्या 371 छ, ABCD में पूछे तो ABCD डाल दो भाई यहाँ पर, ABCD ये कुछ भी ठीक है। तो देखिए तो 371 अमार था हमारा, कर्नाटक आ रहा था, तो बस बन गया भाई। और इसके लिए क्या था 371, नागालैंड के लिए गुमना मतलब नागालैंड के लिए ए था यानी अ था। मैंने आपको कोशिश की है, अगर आप कुछ समझे तो फायदेमंद ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये तो सरल होगा आपके लिए। मूल कर्तव्य भाई बताओ, अभी पूरा समझा दिया ऊपर 4 क। देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं पॉलिटिक्स से, एक दो तो डीप पूछ रहे हैं, बट सब ये संविधान संशोधन, आर्टिकल, इन सब से ही, भाग, अनुसूची, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। राज्य के बारे में, हाँ राज्य के बारे में 6 में ही कहा गया। शायद मैंने आपको ऊपर एक जगह संघ बता दिया ना 6 में। देखिए संघ का उल्लेख है 5 में, राज्य का उल्लेख है 6 में। संघ सरकार 5 में है और राज्य सरकार 6 में है, ध्यान रहे, ठीक है। संघ सरकार 5 में, राज्य सरकार 6 में। भारत का महान्यायवादी, इसने आर्टिकल डाल दिया 13। भाई महान्यायवादी का आर्टिकल क्या है? 76 है। तो ये संघ सरकार के भीतर शामिल है भाई। महान्यायवादी अगर किसी भाग में शामिल करोगे तो 5 में ही शामिल करोगे आप, क्योंकि भारत का महान्यायवादी संघ सरकार के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये तो 14 में है, 308 से 323 तक, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या कहा, ये तो सही है, ये भी सही है। महान्यायवादी किसके अंतर्गत आता है? संघ सरकार के अंतर्गत आता है, और ये सही दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? देखिए फिर एक बार इनका डिकम्पोजिशन कर लेते हैं कि किसमें कितने सदस्य होते हैं और कहाँ से कितने सदस्य आते हैं। तो लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, और लोक उपक्रम समिति यानी सार्वजनिक उपक्रम भी कहते हैं इसे, तो इसमें तो होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो याद रहेगा, लोक लेखा समिति कहो या फिर लोक उपक्रम, इसे सार्वजनिक उपक्रम भी कहते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। बाकी जो प्राक्कलन समिति होती है, इसमें होते हैं 30 सदस्य और 30 के 30 लोकसभा से बनते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, कौन सी समिति, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में, क्योंकि इसमें राज्यसभा का कोई मेंबर होता ही नहीं है। तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति भी प्राक्कलन समिति ही है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य हैं और 30 के 30 लोकसभा से हैं। और जो याचिका समिति है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी बनी? प्राक्कलन समिति बनी हुई। कर लोगे इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना सरल क्वेश्चन, नागरिकता के आर्टिकल क्या है? 5 से 11 तक के, बहुत ही सरल पूछ लिया गया था, ठीक है। नागरिकता के कौन कौन से आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है, भाग 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। क्या कहना चाहता है? भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अपनाया है, तो इसमें निरंतरता भी है और परिवर्तन भी है। भाई है ही है, क्योंकि हम इतने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो क्यों रहे? निरंतरता बनाए रखने के लिए, क्योंकि समय के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अडेप्ट करनी होती हैं और कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है, तो उसी के लिए ये कुछ स्टेटमेंट बना है। सही बात है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली सभी का तत्व समाहित। भाई कितना अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है। अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो इतना बढ़िया स्टेटमेंट गलत क्यों बनाएगा एग्जामिनर? सही बात है वो, ठीक है, दोनों सही बात है, पढ़ने से ही आपको पता चल जाना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। टोटल फर्टिलिटी रेट, अगर इसको रिप्लेस करना है, देखिए प्रजनन के प्रतिस्थापन दर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए? तो वो होता है 2.1। देखिए ऐसा होता है जैसे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, अगर देखिए इनकी डेथ होगी तो अपने को रिप्लेस करने के लिए इन्हें कितने बच्चे पैदा करने होंगे? 2 बच्चे, तभी इन 2 की जगह भर पाएगी। तो यानी अगर 2
लोगों की डेथ होगी, यानी जो हस्बैंड और वाइफ हैं, एक टाइम पे तो उनकी डेथ होगी, तो अपने स्थान को भरने के लिए उन्हें कितने बच्चे पैदा करने होंगे? 2 करने होंगे। बट होता ऐसा है कि वो अगर 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो संभवतः उसमें से डेथ भी हो सकती है ना, किसी की डेथ हो गई तो कितने बच्चे पैदा करने चाहिए कि वो अपने स्थान को रिप्लेस कर सकें? तो इसके लिए आइडियल जो फिगर है वो है 2.1, यानी हर जो कपल है उसको अगर 2.1, अब आप कहोगे 0.1 बच्चा कैसे पैदा होता है? तो भाई ये सबका एक समूह के तौर पर मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है? कोई एक ही 0.1 पैदा नहीं करेगा, ठीक है? सभी के समूह के लिए हम काउंट कर रहे हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर प्रतिस्थापन दर प्राप्त करनी है तो हमें वो है 2.1%, ठीक है? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है, मेरे ख्याल से कई बार रिपीट हो चुका है, मैंने कई बार बता भी दिया है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो सबसे पहले पूरा संविधान संशोधन पढ़ते हैं। संविधान संशोधन था वो 91वां CAA था भाई साहब 2003 का। इसने कहा केंद्र में जो मंत्रिपरिषद है और राज्य में जो मंत्रिपरिषद है उसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? जितनी मंत्रिपरिषद है ना, जितने मतलब क्षमता है उसकी मंत्रियों की, उसमें से 15%, अधिकतम 15% ही हो सकते हैं। और न्यूनतम, केंद्र में तो न्यूनतम का उल्लेख नहीं किया गया है, बट राज्यों में न्यूनतम का भी उल्लेख किया गया। अधिकतम 15% होनी चाहिए और न्यूनतम 12 होने चाहिए। और केंद्र में पूछे तो अधिकतम 15% होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सहित कह रहा है, यानी ये 15% में प्रधानमंत्री सहित मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री कह रहे हैं, ठीक है? चलिए ये तो बहुत बार मैंने आपको समझा ही दिया, तो 12 होने चाहिए कम से कम, ठीक है? चलिए तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना रखते हैं। अब हम कल से इसके आगे क्वेश्चन, कल मैं शायद इस पेपर को हम क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, फिर नए क्वेश्चंस पेपर को हम फिर से लगाने की कोशिश करें। अगर ये क्लास आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, मतलब कुछ भी समझ आता है, तो आप इसे लाइक करना कतई ना भूलें और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दें। यही मेरे लिए मोटिवेशन का एक सहारा है, ठीक है? और क्लास को साझा भी कर सकते हैं ताकि अन्य साथी भी हम तक जुड़ सकें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।